तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, फिलहाल ये लोग जितने भी ये ब्लैक गार्ड आर्मीज़ आई हुई थी इनके एरिया में, उन्हें ये मार चुके थे। इस दौरान जब ये वापस चले जाते हैं या लौट रहे थे कह सकते हो, तो एक जो कल्टीवेटर था जो कि एक मिडिल एज्ड मैन था, वो बॉर्डर के दूसरे साइड यानी कि होली टाइड रीजन में प्रकट होता और काफ़ी गुस्से में था। लेकिन फिलहाल वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि बॉर्डर वो क्रॉस कर नहीं सकता था अब आगे। लेकिन इस दौरान ज़ू किंग ना वो ऑरा को फ़ील करता है, तो बहुत तेज़ी से भागता है क्योंकि ये इसका यूजुअल इंस्टिंक्ट था बोल सकते हो ना अपने को बचाव करने की, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े मिशन भाई ने किए हैं। माउंटेन रिवर वगैरह तो नए खिलाड़ी होंगे लेकिन कैप्टन का आपको मालूम है। वैसे सभी लोग देखो आगे निकल चुके थे, बस कॉन्ग थे जो कि थोड़ा पीछे थे क्योंकि वो उधर कुछ बोल रहे थे। ज़ू को लगता है कि कॉन्ग और कैप्टन कुछ मामलों में सिमिलर है। कैप्टन स्लो इसलिए रहे थे क्योंकि कैप्टन के अंदर लालच रहती कि कुछ और मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कॉन्ग धीरे इसलिए थे क्योंकि वो एक थोड़े डोमिनेटिंग आदमी थे। ज़ू को लगता है अगर कैप्टन भी इस मिशन में होते ना तो और मजा आता। क्योंकि प्रॉब्लम ये था कि ये जो ग्रुप वाले लोग थे वो कप्तान पे अपने बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। तो फिलहाल ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं, धीरे-धीरे सुबह होने का समय आ जाता है। और फिलहाल ये काफ़ी थक भी चुके थे, तो एक मतलब ऐसा पहाड़ ढूँढते जो थोड़ा घसीला था और वहाँ पर जाकर के बैठ जाते क्योंकि काफ़ी इंजर्ड भी थे सभी लोग। और इसमें ज़ू भी था। देखो उसकी इंजरीज़ हील हो गई थी, लेकिन मेंटली तो अलग आप थकते हो ना बैटल में। अब जैसे माउंटेन रिवर था ना उसके आस-पास ब्लड एनर्जी दिखती थी, तो उसकी ब्लड एनर्जी पहले से काफ़ी डिम हो गई थी। डस्क स्पिरिट भी अपने डेमोनाइज़ फॉर्म में नहीं थी, काफ़ी थक चुकी थी। वांग चेन तो करा रहा था दर्द के मारे। इवन सीनियर कॉन्ग भी थोड़े थक चुके थे, लेकिन बाकियों से थोड़े बेहतर थे। और फिलहाल वो हँसने लगते इन सभी को देख कर के। और इन्हें हँसता देख बाकी लोग भी हँसने लगते हैं। कॉन्ग कहते हैं लेकिन जो भी हमने किया काफ़ी अच्छा किया। उसके बाद वो 5 बॉटल निकालते हैं अल्कोहल के, सभी को एक-एक पकड़ा देते हैं। और फिलहाल ये लोग मस्त अपना पीने-पाने लगते हैं। इस दौरान उन्हें उस बंदे की भी याद आती है जो कि बैटल में मर गया था बेसिकली, जो कि बोल रहा था कि मुझे स्वॉर्ड सेंट बनना था। तो उसको भी याद करते हैं और श्रद्धांजलि टाइप देते हैं। लेकिन इस दौरान ये ज़रूर कहते हैं कॉन्ग कि यार देखो पहले स्लॉट तो हमें लॉक करने वाले हैं और याओ क्लैन भी हमारे बारे में कुछ बुरा ही बोलेगा। तो फिलहाल हमें थोड़ा-सा ना लो रहना पड़ेगा। और इस दौरान वो कहते हैं ज़ू की तरफ देख कर के कि तुम्हारा थोड़ा नाम ज़्यादा खराब है। क्योंकि देखो एक तो तुम पैलेस लॉर्ड और तुम जेलर हो, तो तुम्हें ज़्यादा वो पनिश करेंगे। और माउंटेन रिवर भी इस बात से सहमत था। इस दौरान लेकिन ये जो बंदा था ना अपना वांग चेन थोड़ा-सा मज़े लेता है कि अरे कोई नहीं, ज़ू किंग वैसे भी जेलर है। एक आधी बार जेल में बंद होगा तो उसको अलग अनुभव मिलेगा। लेकिन इस दौरान ये मज़ाक कर रहे थे और ज़ू की तरफ देख रहे थे वो कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन ज़ू को रिएक्ट करने भी नहीं आता था, तो वो एकदम शांत रहता है, नॉर्मल एक्सप्रेशन ही नहीं बदलता है। लेकिन फिर ज़ू थोड़े मज़े लेता और कहता है वैसे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यूनिट डी के जो जितने भी जेलर सब मेरे कलीग हैं, तो मेरे को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोग भी आ जाओगे तो हम मज़े कर सकते हैं। इस दौरान माउंटेन रिवर कहता है ज़ू किंग तुम जुगाड़ कर सकते हो क्या कि कोई लेडी के साथ मैं उस जेल में बंद हो जाऊँ। लेकिन तभी जैसे पूरी बात फिनिश करता है वांग चेन एक मुक्का मारता है और तो उसे कहता है इसको इग्नोर करो, दिमाग से हल्का आदमी है। तो फिलहाल इनका अपना बहस होने लगता है माउंटेन रिवर और वांग चेन का। इनको देख करके डस्क स्पिरिट जो थी थोड़े बहुत चमड़ी-वमड़ी ब्लड-व्लड निकालती है और उन्हें खाना शुरू कर देती है सीड के रूप में। अब इस दौरान कॉन्ग ज़ू से उसके डिवाइन एबिलिटीज़ के बारे में पूछती है। खास करके तुम्हारा वो ज़हर बहुत तगड़ा है यार। लेकिन उससे भी सही मुझे लगा जो तुम्हारा हाथ जो है ट्रांसपेरेंट बन जाता है, पारदर्शी कि आर-पार निकल सकता है और दुश्मनों के गोल्ड कोर निकाल सकता है। काफ़ी क्रोइश टेक्निक है। अब इस दौरान माउंटेन रिवर और वांग चेन भी देखने लगते हैं ज़ू की तरफ थोड़ा उत्सुक होकर के। ज़ू बताता है कि ये टेक्निक उसके मास्टर ने उसके लिए बनाया था, जो कि ग्रू ग्लूम जो प्रजातियाँ होती हैं उनसे रिलेटेड है। कॉन्ग को इतना तो समझ में आ ही चुका था ग्रोइश टेक्निक है, लेकिन वो और खुश थे कि यार मानना पड़ेगा। कि लगता है तुम उस टेक्निक को अगर फुली मास्टर कर लोगे एक लेवल तक तो तुम्हारी पूरी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी ग्रूज के जैसे। मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट कर सकता हूँ, मुझे याद नहीं मैंने एक ग्रू ग्लूम मारा था बहुत साल पहले, शायद उसके कुछ चीज़ बचे होंगे तो तुम्हें दे सकता हूँ। जो जैसे ही बोलने जाता है कॉन्ग कहता है अरे तुम्हें मना करने की जरूरत नहीं है, बड़े भाई की तरफ से एक गिफ्ट समझ लो। तो फिलहाल ये मान जाता है और ये लोग अपने डिवाइन एबिलिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं, तभी अपनी अपनी जो टेक्निक्स थे वो दिखा रहे थे एक दूसरे को। ज़ू इंटरेस्टेड था डस्क स्पिरिट का जो डिमोनाइजेशन टेक्निक था ना उसमें, तो वो बताने भी लगती कि मेरा जो डिमोनाइजेशन आर्ट है वो एक हमारे सेक्ट का स्पेशल मैजिक है, इसका बहुत लंबा इतिहास है। अब सेक्ट के रूल के हिसाब से देखो मैं ज़्यादा बता नहीं सकती, लेकिन तुम इसको स्टडी कर सकते हो। इसको तुम डिमोनाइजेशन सिंबल को मतलब हासिल करना थोड़ा सा टफ होता है, एनलाइटनमेंट हासिल करना। बेसिकली तुम्हें उसे अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में इम्प्रिंट करना पड़ता है। तो उसके बाद तुम अपनी बॉडी को भी एक ग्रेटर डीमन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, मतलब बाहर बुला करके तुम्हारी बॉडी से एक ऑरा निकलेगी और डीमन में बदल जाएगी और वो दिखाती भी है। अब ज़ू को इसके बाद अपने घोस्ट एम्पायर माउंटेन के बारे में आता है, क्योंकि इसका जो घोस्ट एम्परर माउंटेन भी था वो भी एक प्रकार से एक बड़ा डीमन ही तो माना जा सकता था ना। ये सोचता है अगर ये डिमोनाइजेशन आर्ट मास्टर कर लेगा तो क्या ये उसके थ्रू अपने ये जो इसके घोस्ट एम्परर है उन्हें बाहर निकाल पाएगा, मतलब उनके ऑरा को यूज कर पाएगा।
ये तो और भी सिंपल हो जाएगा जैसा कि इसके मास्टर ने डिस्क्राइब किया है। सू को और उत्सुकता बढ़ती। इस दौरान कॉन्ग कहते लगता तुम्हें ये वाला चीज़ पसंद है सू। तो वैसे भी तो देखो तीनों जो ग्रेट सेक्ट्स है ना वो स्वॉर्ड से पैलेस से टाइड है मतलब उनका एक रिलेशन है। तो आप मिलिट्री क्रेडिट्स खर्चे करके वहाँ के टेक्निक्स को भी स्टडी कर सकते हो। अब जूस अब ये सुनता है तो उसके दिमाग में तो यही बैठता है कि भाई कुछ भी हो जाए वो एक बार डिमोनाइजेशन आर्ट तो ट्राई करेगा। तो फिलहाल धीरे धीरे दोपहर का समय हो जाता है और ये लोग रेस्ट अच्छा खासा कर चुके थे। तो फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और ट्रिप में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो जैसे-जैसे बढ़ते हैं तो ज़ू और कॉन्ग के करीब आ जाता है। इस दौरान बातचीत करते हुए जब लास्ट वो टेलीपोर्टेशन पोर्टल बचा था, तो वो कहते देखो ज़ू मैं चीज़ें घुमाना-फिराना नहीं चाहता, लेकिन तुम अपने वो बड़े भाई से थोड़े सावधान रहना। मुझे सही आदमी नहीं लगता। माउंटेन रिवर भी सेम बात कहता है कि हाँ, वो जेनेर नहीं हूँ, बहुत तगड़ा आदमी है। 1 मीटर लाइट उसने प्रकाशित किया, कहीं कभी धोखेबाज ना बन जाए। ज़ू फिर रिप्लाई करता है कि देखिए मेरे बड़े भाई और मैं, हमने कितने लाइफ और डेथ सिचुएशन झेले हैं साथ में। तो मैं उनसे ज़्यादा शायद किसी पे भरोसा भी नहीं करता। तो कॉन्ग भी इसके आगे कुछ नहीं कहते। तो फिलहाल ये लोग टेलीपोर्टेशन पोर्टल में एंटर कर जाते हैं और जब प्रकट होते हैं तो काउंटी कैपिटल से थोड़ी दूर पे प्रकट होते हैं। यहाँ पर एक वैली था और एक छोटा सा टेलीपोर्टेशन पोर्टल था जो कि कॉन्ग ने सेटअप किया था। इसके थ्रू आप सीधा स्वॉर्ड से पैलेस के जो पोर्टल है उससे कनेक्ट हो जाओगे। तो कॉन्ग बताते हैं मैंने इसको सीक्रेटली मतलब कि यहाँ पर रखा था, लेकिन जब तक ये कुछ कर पाते भाई ये पोर्टल अपने आप एक्टिवेट हो जाता है और पांचों उसमें समा जाते हैं और सीधा वर्सेस पैलेस के बीच में प्रकट होते हैं। सामने कौन दिखता है? पैलेस लॉर्ड। क्योंकि पैलेस लॉर्ड को तो सब पता ही रहता है कॉन्ग जियांगलोंग क्या कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर इनका वेट कर रहे थे। कॉन्ग की तो फट जाती है, सब एकदम मुंडी नीचे झुका करते हैं। जो भी तैयार था कि अब भाई झेलना तो पड़ेगा। पैलेस लॉर्ड फिलहाल कुछ नहीं कहते, ये लोग बस चुपचाप खड़े थे। जो देखता है कि पैलेस लॉर्ड इन्हें देख रहे थे ध्यान से, मानो वो देख रहे थे कि ये लोग इंजर्ड है या क्या है। बाकी लोग भी सेम चीज नोटिस करते हैं। जब देखते हैं पैलेस लॉर्ड के पांचों मेरी तरफ ऐसा कंची नजर से देख रहे हैं, कहते हैं यहाँ खड़े क्या हो, तुम लोगों को इस वजह से बाकी लोग टेलीपोर्ट नहीं कर पाएंगे, निकलो यहाँ से। और पैलेस लॉर्ड फिर यहाँ से चले जाते हैं। तो वो बस चेक करने आए थे कि लोग ठीक तो है, तो चैन की सांस लेते हैं। तो ये लोग अचंभित थे कि यार उन्होंने तो हमें पनिश ही नहीं किया, वो हमारी लगता है केयर करते हैं। तो सभी अपने अपने फिर रास्ते यहाँ से निकल जाते हैं और जो उस तरफ देखता है जिधर पैलेस लॉर्ड गायब हुए थे। और फिलहाल ये स्वॉर्ड पैलेस से निकल जाता है। इसी दौरान याओ यनवी और ज़ैंग शियोन स्वॉर्ड पैलेस से बाहर निकल रहे थे। यनवी खुश नहीं थी कि उसके बेटे को जो पोजीशन मिला था उसे पसंद नहीं आया, तो वो गई थी मिलने ज़ैंग शियोन के ग्रैंडफादर से। अब इसके जो ग्रैंडफादर थे उनका नाम था ऑनर्ड गार्ड सीमा, मतलब उनका नाम सीमा था लेकिन उनके पास जो पोजीशन थी वो ऑनर गार्ड की थी। वो मीटिंग पुश करते रहते कि अभी मेरे पास समय नहीं है, तो लेकिन फिलहाल ये मिल चुकी थी। तो ज़ैंग सी उनकी नज़र इस दौरान जब क्योंकि ये बाहर निकल रहे थे तो ज़ू किंग पर पड़ जाती है और उसके अंदर एक नफरत तो थी, लेकिन उसकी माँ थोड़ा समय मतलब कुछ और सोच रही थी। ज़ू को देखती है, थोड़े समय के लिए रुक जाती है, लेकिन उनके साथ एक अलग चीज़ हो रही थी। कुछ दिनों से जब भी वो ज़ू के बारे में सोचती ना तो ज़ू की अच्छी चीज़ों के बारे में वो सोचती है। तो इनको समझ में नहीं आ रहा था, अपने ही इमोशंस में थोड़े वो कॉम्प्लिकेशन फील कर रही थी। अब ज़ैंग सी देखता है कि उसकी मम्मी आगे नहीं बढ़ रही है, अपनी माँ की तरफ देख थोड़ा चिंतित फील करता है कि माँ याओ यूनवे जो थी ना एक ब्लैक ड्रेस पहन के थी और वैसे भी दिखने में काफी सुंदर थी, लंबी उठनी अच्छी थी, दिखने में तो मैं बोले काफी अट्रैक्टिव चेहरा, लेकिन मतलब बर्फ से भी ज्यादा कोल्ड था। तो जू की तरफ वही मिक्स्ड इमोशन के साथ दिखती और कहती यूनिट तुमने एक चीज देखा कि जोपिंग थोड़ा तुम्हारे पिताजी के जैसा दिखते हैं। ज़ैंग सियोन बोलता है यार ये क्या हो रहा है, मतलब उसको ऐसा लगता है बिजली का झटका लग गया। वो बोलता है कुछ भी। अब यूनिट को लगता है उन्होंने कुछ विचित्र कह दिया, वो फिर ऐसे कोल्ड हो जाती है और काफी गुस्से में आ जाती है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। आसपास के बहुत सारे स्वॉर्ड सेजर्स की इन पे नजर पड़ती क्योंकि दिखने में बहुत सुंदर थी, भला की खूबसूरत बोल सकते हो। अब इस ऐसे देख करके फिर ज़ैंग सियोन चैन की सांस लेता है। इधर ऊपर में कोई और बंदा था जो कि जू को नोटिस कर, एक ओल्ड मैन। वो जब जू को देखता तो अचंभित हो जाता कि मैं इतना बदनसीब कैसे हो सकता हूँ, ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है। ये वही अपना लॉज का मालिक था ना जो जू को मिला था, लिंगेर का पिता भी बोल सकते हो। वो इतना दूर आया था कि जू कभी मिले नहीं और सोचता कि चलो अच्छा हुआ कि मैंने मेरी बेटी को लेकर यहाँ नहीं आया, मैं उससे बताऊंगा नहीं कि ये लड़का ये जू बच्चा यहाँ पर है। और उसको लगता है कि जू कहीं से देख न ले, तो तुरंत पलट जाता है कि मैं अब नहीं आ रहा भाई काउंटी कैपिटल कभी भी। तो वापस लौटने के बाद जो पहला काम क्या करता है, प्लम डाक को मैसेज भेज देता है। क्योंकि जब ये लोग यहाँ पर आ रहे थे ना काउंटी कैपिटल के लिए अपना एम्परर स्विंग प्रीफेक्चर से, यानी जहाँ इनका है 7-8 ब्लड सेक्ट है जो भी है वो 8 सेक्ट कोलिशन, तभी उन्होंने बोला था कि तुम और जेनर नहीं हो दोनों एक काम करो कि जब भी कहीं इधर उधर जाओगे तो मुझे बता के जाना और वापस आने की बात भी। तो जू फिलहाल अपने स्वर्ड पवेलियन जो कि इसने बनाया था उसमें एंटर कर लेता है और कल्टीवेशन में बैठ जाता है। लेकिन इससे वो बच्चे की याद अभी भी आती है। वो जब बच्चा क्या बोलूंगा एक यंग मैन ही था वो जो कि मरा था वो फॉर्मेशन के बीच में। ये जानता था कि पक्का इसके पिताजी के एजेंट रहे होंगे, तभी तो वो भाई होली टाइड में घुसे होंगे और किसी वहां की महिला से, होली टाइड प्रजाति की महिला से शादी कर लिया था और ये बच्चा हुआ था। तो क्या उसके पिता ने इसको एज अ डिस्ट्रैक्शन यूज किया खुद को निकालने के लिए, जो भी
और उसके बाद सोचता है कि मैं एक 8 पैलेस कल्टीवेटर को तो मार सकता हूँ, अगर मैं अपने पूरे तुरुप के निकाल लूँ। 9th पैलेस वाले को बहुत कठिन हो जाएगा। हाँ, वो भी है ना कि देखो 8 पैलेस वाला बंदे बंदे को अगर आपको मारना है तो 4 फ्लेम कल्टीवेटर की भी लिमिट होती है। हालाँकि ज़ू ये सोच रहा था कि देखो अगर कोई 4 ही लाइफ फ्लेम खोलता है यानी 120 तक, तो कितने वो पैलेसेस बना सकता है? शायद 7। लेकिन 2 इंपीरियल क्लास टेक्निक मिल गई है, वो तो 9 तक पहुँच सकता है। मतलब कैलकुलेशन कर रहा था ये अपना। फिर नॉर्मल लोग तो 90 तक ही जाते हैं ना, मतलब फ्लेम में भी, 3 फ्लेम कल्टीवेटर तो टोटल उनका 6 ही बनता है शायद। और ये नासेंट सोल के बारे में भी सोचते हैं कि जो भी गोल्ड कोर के लिमिट पे पहुँच जाते हैं, फिर तुरंत वो नासेंट सोल पे जाना चाहते हैं। और उसके बीच में जब फँसते हैं तो वो हाफ स्टेप नासेंट सोल बोल लो या स्यूडो नासेंट सोल बोल लो। और उसको को ये भी समझ में आ चुका था कि जो हाफ स्टेप नासेंट वाले होते हैं वो कितने पावरफुल होते हैं। इतना तो था कि 8 पैलेस या 9 पैलेस वाले लोगों से थोड़े स्ट्रांग होते हैं, 10 पैलेस के थोड़े करीब होते हैं। तो जू के हिसाब से वो अभी बहुत वीक है, उसको कल्टीवेशन तेजी से बढ़ाना पड़ेगा और उसको जल्दी से पहले तो वो जो सुप्रीम वॉइड डिमोनाइजेशन सेक्ट है वहां जाना पड़ेगा और वो जो डिमोनाइजेशन आर्ट है वो सीखना पड़ेगा। क्योंकि उससे क्या करेगा ना, ये घोस्ट एम्परर की जो ऑरा है उसको अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस से बाहर निकल सकता है, मतलब कि सॉलिड फॉर्म में ला सकता है कि एक अलग टेक्निक वो बन जाएगी। तो उससे इसको कितना फायदा मिलेगा ये सोच रहा था। उसके बाद ये क्या कर सकता है ना कि एक अपने जो हेवनली पैलेस है उसके अंदर घोस्ट एम्परर के ऑरा को डाल सकता है। फिलहाल इसका जो लिमिट था मैक्सिमम कहाँ तक किया जा सकता है, 10 हेवनली पैलेसेस तक, और 5 ये पूरा कर चुका था। अब उसमें भी सोचता है कि 5 हो गए, 6वें में मैं स्वॉर्ड पैलेस को डाल दूंगा जो स्वॉर्ड की ऑरा ये गेन कर रहा है, और 7वें में घोस्ट एम्परर। फिर सोचता है कि 8वें में ब्लू ग्रीन ड्रैगन को डाल दूंगा। ब्लू ग्रीन ड्रैगन आपको याद होगा इसकी कौन सी टेक्निक है, उसके बारे में मुझे आप लोग कमेंट में जरूर बताना। और उसके बाद इसके दिमाग में ये भी आता है कि मिलिट्री क्रेडिट्स भी तो अर्न करने हैं। इसने देखो मांगा था 15 दिन की छुट्टी और अभी भी 1 सप्ताह बाकी, तो मिलिट्री क्रेडिट्स अर्न करने हैं, एक आधी मिशन और कर सकते हैं। और तुरंत ही अपना पहले जो कमांड थ्रोड था ना उसमें पूरे मिशंस के डिटेल्स रहते हैं या टोकन जो भी बोल लो, उसमें देखने लगता है हर एक मिशन को। तो कुछ बाउंटी मिशन से मिल जाते हैं। इंजरीज चेक करता कि थोड़े बहुत तो ठीक है, इतना चलता है। बड़े मिशन लेकिन इसे इस दौरान कोई नहीं मिलता। इसे तो ये भी नहीं पता था कि वो जो एजेंट लोग थे जिन्हें लोग लाने गए थे इनके अलावा, क्या वो मिशन सक्सेसफुल रहा नहीं रहा। इस दौरान करेक्शन डिवीजन से इसको एक अर्जेंट मैसेज आता है। अब 1 सप्ताह भी और पूरा हो चुका था तो इसका मिशन मतलब छुट्टी भी खत्म हो चुका था। तो फिलहाल ये अपने करेक्शन डिवीजन जाता है, D132 वाले अपने जेल में भी जाता है। लोग वैसे ही नॉर्मल थे, क्लाउड ट्रोल वैसे ही कुछ अपने खाते रहता था। वो महिला उसके आसपास वो कौवे जैसे कुछ तो दिखते रहते थे। रॉक डेविल का सेम हाल था, वो गोल गोल घूमते रहता था। इंकवेल जो थे पेंटिंग वेंटिंग बनाते रहते थे। खोपड़ी कहता है यार 15 दिन आराम थे, ये फिर वापस आ गए। लेकिन वो अचंभित हो जाता है कि वो लड़का कहाँ गया, डेस्टिनी ओरा वाला, क्योंकि वो तो रहना चाहिए। तो इंकवेल से पूछता है कि वो डेस्टिनी ओरा वाला लड़का कहाँ गया, तो ये बोलता है उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ दिनों से वो दिखाई नहीं दिया है। अब जो हर एक सेल ब्लॉक में जाकर के चेक करता है, इसके जो सेल जो जेल था उसमें अंदर में 100 सेल थे अलग अलग। तो एक जगह से वो लड़का मिल जाता है जेल में जो कि सांस भी नहीं ले पा रहा था अच्छे से, काफी जख्मी दिख रहा था। लड़का बेसिकली अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। फिर वे स्माइल करता है। आज भी वो जू को सेफ रखना चाहता था क्योंकि जू के साथ आपको पता है ये बाहर जाता था। अब जू ध्यान से इसको देखता है कि बच्चे के आसपास एक ब्लैक एनर्जी दिख रही है जो कि इस बच्चे को बदल रही है। विजन पैट्रियार्च और शैडो दोनों प्रकट होते हैं, उस लड़के को ध्यान से देखने लगते हैं। और फिर पैट्रियार्च कहते हैं यानी मास्टर फ्री स्पिरिट कि माय लॉर्ड, जैसा मैंने किताबों में पढ़ा है तो मेरा अंदाजा ये है किसी प्रकार का एक करप्शन टाइप ही, कंटामिनेशन जिसे हम बोलते हैं। लड़का शायद ही कहीं ऐसे लोकेशन पे गया था जहाँ पर चीजें थोड़ी ब्लैकिश ऑरा वाली थी। लड़का हाँ में सर हिलाता है। पैट्रियार्च देखते हैं कि यार चलो मेरी बात सही है, तो उनकी आंखों में चमक आ जाता है। तो वो बोलते हैं फिर पैट्रियार्च कि मेरे हिसाब से लाइटनिंग से इसे क्योर किया जा सकता है, अगर आपकी इजाजत हो तो माय लॉर्ड तो मैं ट्राई करूँ। तो थोड़ी देर सोचता है और सोचता है डेस्टिनी और रहा फिर पैट्रियार्च मतलब कैसे काम करता है। फिर ये बोलता है इस लड़के से कि तुम्हें पैलेस लॉर्ड जानते हैं। लड़का बोलता है हाँ। तो पूछता है उन्हें ये भी पता होगा कि तुम्हारी क्या अवस्था है, लेकिन वो ऐसा इशारा करता है कि जू को समझ में नहीं आता। लेकिन इस दौरान शैडो कुछ तो बोलता है कि पैलेस लॉर्ड को पता है, शायद उन्होंने मदद भी किया होगा, से रेस्ट करने को बोला होगा, फिर ठीक हो जाएगा। लड़का हाँ में सर हिलाता है और फिर आंखें बंद कर लेता। अब जू सोचता है यार ये बहुत वीक दिख रहा है, तो पैट्रियार्च को बोलता है अपना आइडिया ट्राई ही कर लो। अब पैट्रियार्च पूरा ना लाइटनिंग रेड लाइटनिंग की ऑरा से चमकने लगते हैं और हल्की सी ऑरा ना इस डेस्टिनी ऑरा वाले बच्चे के अंदर भेजते हैं हेवनली टर्बुलेशन। तुरंत वो ब्लैक एनर्जी जो थी बच्चे के अंदर वो गायब होने लगती है। इससे देख करके पैट्रियार्च और अपनी ओर ऐड करता है। लास्ट में बस थोड़ी बहुत ब्लैक एनर्जी बचती है, लेकिन लड़का पहले से काफी ठीक हो चुका था और अब अपने पैरों पे खड़ा हो पा रहा था। जू के चक्कर भी लगाता है, काफी खुश था। तो फिलहाल जू भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है कि पैलेस लॉर्ड ने ऐसा क्यों इसको छोड़ा होगा या जो भी। अगले दिन जब ये आता है तो लड़का पूरा नॉर्मल हो चुका था। जू अपना फिलहाल यहाँ पर काम करता था और फिर रात में जाता था तो जो मिलिट्री क्रेडिट्स के मिशन थे थोड़े बहुत छोटे मोटे उन्हें हैंडल करते। इस दौरान इसको कॉन्ग का एक मैसेज आता है, जू क्या तुम स्वॉर्ड पवेलियन में हो? तो अगर मैं आ सकता हूँ तो बोलो। एक और मुझे मतलब मिलिट्री क्रेडिट वाला मिशन मिल चुका है। तो जू काफी खुश हो जाता है, बाहर निकलता अपने स्वॉर्ड पवेलियन से तो देखता है कि कॉन्ग इधर ही आ रहे थे और
और फिलहाल कॉन्ग इसे मतलब 2 चीज़ें देते हैं और दूसरे बैग में शायद वो जो गुरुकुलम से रिलेटेड चीज़ था वो था। ये तुम ट्राई करो शायद तुम्हारे लिए काम कर जाए। फिर ये बोलते देखो पैलेस लॉर्ड ने मुझे बुलाया तो मुझे जाना पड़ेगा और कॉन्ग को जल्दी जाना पड़ता है। ज़ू कहीं न कहीं ने काफ़ी रिस्पेक्ट देता था। अपने स्वॉर्ड पवेलियन में वापस आ जाता है दोनों आइटम्स को देख। एक था मिलिट्री क्रेडिट का वेरिफिकेशन जेड स्लीप, दूसरा आइस के जैसा कुछ तो दिख रहा था जो कि मैजिकल टेक्निक का मैनिफेस्टेशन था। इसके अंदर में एक हार्ड सील था, बेसिकली ग्रुगलूम का था। पूरी तरह से डेड नहीं था लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लाइफ फोर्स था। अब जो उसके बाद मास्टर सेवंथ ने टेक्निक कैसे बनाया था, जैसे वांग की उनका कुछ फिंगर की ऑरा थी, फिर वो सीमारू करके जो लड़की थी उसका हार्ट था ग्रुगलूम वाला। बहुत सारे छोटे-छोटे सेक्ट के टेक्निक्स को समझ करके उन्होंने ये टेक्निक बनाया था। तो इसके हिसाब से एक और गुरुकुलम आर्ट मिल रहा है, तो इसकी टेक्निक और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, वो जो डाओ सीजिंग आर्ट है। अब ये जिसका भी गुरुकुलम का आर्ट था वो फाउंडेशन लेवल का था, तो ज़ू के उतने काम की चीज़ तो नहीं थी। उसको चाहिए था एक गोल्ड कोर लेवल के गुरुकुलम का आर्ट। था तो ये बेसिकली गोल्ड कोर लेवल का ही लेकिन हाफ डेड था, लेकिन फिर भी काम का था जो भी था। तो फिलहाल इस ऑरा को ये एब्ज़ॉर्ब करने लगता है। पहले अपने दिमाग को ये शांत करता है क्योंकि वो जो हार्ट था ब्लू आइज वाला वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था। अब जिसका भी हार्ट था, जिस वाले भी गुरुकुलम का प्रजाति का, उसके मेमोरीज को ज़ू थोड़ा बहुत देख पाता है और उसके मेमोरीज इससे फाइट करने की कोशिश करती हैं, जिसको कि अपने घोस्ट एम्पर की ओर से पूरी तरह से क्लीन कर देता है। अब इसकी वजह से पहले देखो बस इसका राइट हैंड ना ट्रांसपेरेंट होता था, अब लेफ्ट हैंड भी होने लगता। तो अब अगर ये किसी दुश्मन से बैटल करता तो चीजें इसके लिए और आसान हो गई। पहले एक ही हाथ आप बढ़ा सकते थे, उसी से आपको निकालना पड़ता था। अब तो भाई दोनों हाथों से फाड़ देगा सीधा अंदर और निकाल सकता है। फिर ये सोचता है कि कॉन्ग ने जो म्यूटेगन के बारे में कहा था, करप्शन के बारे में, वो भी ये ट्राई कर सकता है। अब जो इसके बारे में सब सोच ही रहा था तब भी इसका जो ट्रांसमिशन जेट स्लीप था वो वाइब्रेट करता है, एक मैसेज आता है और एक लंबे समय बाद इसे अपने बड़े भाई यानी कि कैप्टन की आवाज़ सुनने को मिलती है कि तुम कितने छोटे हो चुके हो मेरे बड़े मतलब छोटे भाई लिटिल आर्क है। तब तुम्हारा दिमाग अब पहले जैसा नहीं रहा। सो अचंभित हो जाता है। मुझे मालूम है उसमें मैसेज पूरा ऐसा था कि तुम लड़कियों के पीछे भागते हो, लेकिन मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम मुझे ऐसा ट्रीट नहीं कर सकते। हमारा एग्रीमेंट हुआ था, हमें दुनिया साथ में ट्रैवल करना था, लेकिन अंत में तुमने क्या किया, पूरा असली मेहनत तुमने मेरे ऊपर छोड़ दिया। अब सू थोड़ी देर हिचक जाता है, भाई क्या बोलूं, बोलता बड़े भाई। फिर थोड़ी देर बाद कैप्टन की जवाब आती है और कैप्टन फिर कहते देखा मैंने, क्योंकि मैं तो मेरिट रिकॉर्ड्स वाले ब्रांच में ही हूँ ना, तो मैंने देखा तुमने अच्छे खासे मिलिट्री क्रेडिट अर्न किए। लेकिन कोई ना छोटे भाई, तुमको तो मालूम है मैं ज्यादा बुद्धिमान हूँ और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूँ। तुम और तुम्हारा वो भाई कॉन्ग जियांगलोंग एक लंबी और खुशी जिंदगी व्यतीत करें साथ में। अब से समझ रहा था कि ये कैप्टन अब बकवास करने लगे। इसका मतलब है कि कैप्टन को कुछ चाहिए। जो कहता है कप्तान यानी एल्डेस्ट ब्रदर, कहीं आपके पास स्पिरिचुअल स्टोन की कमी तो नहीं हो गई है? कैप्टन कहते तुम यही सोचते हो मेरे बारे में कि मैं तुम्हें याद करूंगा तो मैं इसी चीज के लिए याद करूंगा? क्या मैं ऐसा भाई हूँ? तो जो बोलता ठीक है, अगर आपको स्पिरिचुअल स्टोन नहीं चाहिए तो छोड़ो। तभी उधर से आवाज आती है, अरे ऐसा मत बनो, सुनो मेरी बात, मुझे थोड़े बहुत स्पिरिचुअल स्टोन वैसे चाहिए थे। फिर कैप्टन थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हैं, तुम्हें तो मालूम है इंटेलिजेंस रिपोर्ट खरीदने में बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, बट टेंशन मतलब मेरे छोटे भाई, जो मैंने पैसे खर्च किए ना बहुत बुद्धिमानी से खर्च किए। बस मुझे फाइनल अरेंजमेंट करने दो, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा था। जितना तुम 10 साल में भी नहीं कमाओगे ना ऐसे छोटे छोटे मिशन लेकर के उस कॉन्ग के साथ, उससे कहीं ज़्यादा एक मिशन में हम कमा लेंगे। कैप्टन की आवाज़ में वो चीज़ दिख रहा था जो कि जू जानता था कि कैप्टन पक्का इस बार फिर से कुछ खूनी खेल, खूनी तांडव वाला मिशन ढूंढ चुके होंगे। जानता था कि रिस्की तो होगा। अब कैप्टन को फिर वो सोचता है कि चलो स्पिरिचुअल स्टोन से सपोर्ट कर देता हूँ। वैसे भी जू के पास अच्छे खासे थे, बस उसको मिलिट्री क्रेडिट ज़्यादा जमा करने हैं। थोड़ी बहुत बात करता है, फिर कैप्टन को फंड ट्रांसफर कर देता है। अब एनईएफटी किया या यूपीआई से पे किया वो मुझे नहीं पता है, देखो। तो उनका फिर डिसाइड हो जाता है कि वो कहाँ मिलने वाले हैं। अगले दिन जो डिमोनाइजेशन सेक्ट है वहाँ मिलने वाले थे, और तो वो भी चीज़ें बता देता है कि मिलिट्री क्रेडिट से आप तीनों जो ये सेक्ट है यहाँ पर उनके टेक्निक सीख सकते हो। कैप्टन कहते हैं मैंने कैसे नहीं सुना, ये तीनों सेक्ट थोड़े ज़्यादा ही दिमाग लगा रहे हैं। लेकिन कैप्टन को समझते हुए देरी नहीं लगता कि माजरा क्या है, क्योंकि तीनों सेक्ट के देखो यार बंदे वर्सेस बनते हैं तो बहुत सी चीज़ें हैं। कैप्टन वैसे भी बहुत होशियार आदमी थे, तो उनको पूरा कैलकुलेशन समझ जाता है, और वो जो कैलकुलेशन बताते हैं उसको जू अचंभित था। जू ऐसा सोच भी नहीं सकता था, लेकिन इतना समझ में आता है कि कैप्टन जो बोल रहे हैं वो सही है। अब जू फिलहाल अपने टेक्निक के बारे में सोचने लगता है कि अब इसके दोनों हाथ ट्रांसपेरेंट हो जा रहे हैं, सेमी ट्रांसपेरेंट, और इसमें अगर मैं करप्शन मिक्स कर दूं तो फिर तो मेरा पावर लेवल अलग ही चला जाए। फिलहाल ये थर्ड हेवनली पैलेस पर अपने फोकस करता है, क्योंकि आइडिया इसको कैप्टन कॉन्ग ने दिया था। तो जो पॉइजन पाउडर था पहले अपने दोनों हाथों पे छिड़कता है, फिर टैक्टिक्स बदलता है, उसको फिर करप्शन से भर देता है। उसके बाद फोर्थ हेवनली पैलेस के पावर को यूज करता है। इसके दोनों हाथ जो रहते हैं ना वॉयलेट हो जाते हैं। तो अगर मैं इन दोनों हाथों के पावर को ऐसे यूज करूंगा तो सामने वाला तो टिक ही नहीं पाएगा।
और ये डिसेप्शन में तो महारथी था। वैसे भी मास्टर सेवंथ ने बोला ही था कि हमारे सेवंथ पिक की खासियत यही है कि डिसेप्शन में रखो, सामने वाले को तुम्हारे असली ताकत का पता ही नहीं चले अंत तक, अचानक से उस पर हमला करो। तो इन टेक्निक के बारे में और जो गुरुकुलम आर्ट को अपग्रेड किया था उनमें लगा रहते हैं और धीरे धीरे फिर सुबह हो जाती है और ये बढ़ जाता है डेमोनाइजेशन सेक्ट की तरफ, जहाँ पर दिखता बहुत सारे स्वord से आ रहे थे जा रहे थे। कप्तान की आवाज आती इधर रहो, और इस दौरान कप्तान सेव खा रहे थे और एक जू की तरफ भी उछालते थे। उसके बाद जू कुछ स्पिरिचुअल नोट्स भी देता है कैप्टन को। फिर कैप्टन और खुश हो जाता है कि कोई ना मेरा छोटे भाई, तुम टेंशन मत लो, मेरा जो प्लान है ना बहुत बड़ा है। जू पूछता खतरा कितना है ज्यादा वो बताओ। कप्तान कहते हैं खतरा, अरे कुछ नहीं है। जू समझ जाता है कि और खतरनाक काम है, मतलब जो प्लान कप्तान का होगा। कप्तान कहते हैं वो सब छोड़ो, मुझे अब वो जियानवो को ढूंढना पड़ेगा। तुम्हें मालूम है वो क्या कर रहा है? वो कप्तान बताते हैं वो जियानवो के बारे में कि मेरे कनेक्शंस के थ्रू वो स्वॉर्ड सेज बनना चाहता है। कनेक्शन मतलब कप्तान के कुछ आदमियों को यूज करके। आज वो सुन रहा हूँ मैं कि ग्रैंड एम्परर का जो हार्ट असेसमेंट है जो हमने दिया था वो उसने भी दिया। मुझे जानना है कि वो कैसा परफॉर्म करता है, क्या उसे भी 1 मीटर लाइट मिलेगी? कैप्टन की आंखों में अलग चमक। कैप्टन को मालूम था कि मतलब जू को मालूम था कि कैप्टन की अलग ही दुश्मनी है वुजियानवो से। ये तो इतना परेशान नहीं करते वो वुजियानवो को। तो फिलहाल कैप्टन यहाँ से चले जाते हैं और जू अपना डेमोनाइजेशन सेक्ट का ये जो सब्सिडरी ब्रांच था बेसिकली वहाँ एंटर कर जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट वगैरह रहते हैं क्योंकि उन्हीं को तो स्टडी किया जाता है। अलग अलग बिल्डिंग्स पर चित्र देखता है जानवरों के। अब स्टडी हॉल की तरफ जाता है जहाँ पर स्टडी होता था, और पहले आपको वो मिलिट्री क्रेडिट वाला बिल पे करना पड़ता है, उसके बाद ही अंदर जा सकता था। डिसाइपल इसे लेकर अंदर बढ़ता है, देखता है कि फ्लोर पे बहुत सारे स्पेल फॉर्मेशन दिख रहे थे और उसको टोटल 3 दिन मिलते हैं एनलाइटनमेंट हासिल करने के लिए। इतना पे करने के बाद जू का यही था कि उससे कुछ भी हो जाए उसे मास्टर करना पड़ेगा इन 3 दिनों में, तब जाकर के वो घोस्ट टेम्पर के ऑरा को फुल्ली सॉलिड फॉर्म में ला सकता है। तुरंत वो जो स्टोन पर बना हुआ था और वो टेक्निक उसे समझने लगता है, और जैसे ही फोकस करता है ना वो फील करता है कि वो अलग स्पेस में जा चुका है। एक मछली के अंदर खुद को पाता है जो कि आधी पारदर्शी थी, मतलब उसके आर पार देख सकते हो बट पूरी तरह से नहीं। तो फिलहाल वो चौकन्ना हो जाता है। तुरंत उसके कानों में एक आवाज आती है, ग्रेटिंग्स, तुम्हारा ट्रायल अब शुरू हो चुका है। तुम उस लोकेशन की तरफ बढ़ रहे हो जहां पर तुम डेमोनाइजेशन आर्ट का एनलाइटनमेंट हासिल कर सकते हो। और वो एक काफी मिस्टीरियस स्पेस है जो कि हमारे सेक्ट फाउंडर ने बनाया था बेसिकली। फिर वो बताता है कि डेमोनाइजेशन आर्ट जो है ना उसमें कोई एनलाइटनमेंट नहीं लगता, इसमें लगता है तुम्हारा पैक्ट, यानी कि पैक्ट में लगता है तुम्हारा एनलाइटनमेंट। उसके बाद तुम्हारा जो वो जो डीमन की और है बेसिकली तुम्हारे सी ऑफ कॉन्शियसनेस में छप जाएगी, और फेलियर के चांसेस भी बहुत सारे ज्यादा है। मतलब पूरा एक्सप्लेन करता है। पैक्ट मतलब आप समझते हो जैसे कि किसी के साथ एक बॉन्ड बनाना, जैसे कि अगर आप मुंह चैन देखते होगे तो वो जो अपनी बर्ड है जियो फेनिक्स टाइप बर्ड जिसके साथ की अपना मुंह चैन एक बॉन्ड बनाता है, कुछ वैसा। और बोलते हैं अगर तुम फेल भी हो गए तो देखो तुम्हें पैक्ट बनाना है ताकि इसके थ्रू तुम फिर वापस लौट सकते हो सुप्रीम वाइड वर्ल्ड में, अदरवाइज तुम फंस जाओगे। और ये आवाज डायरेक्टली जोकिंग से बात नहीं कर रही थी, ये बेसिकली कॉपी आवाज थी। जो भी बोलो जो भी आता था सबको यही सुनाई देता था। तो मछली भी बहुत तेजी से मूव कर रही थी और जू आसपास की चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था। और मूव कहाँ कर रही थी? वो एक स्टैचू की तरफ, और जू उसके थ्रू स्टैचू के मुंह के अंदर एंटर कर जाता है जहाँ पर एक अलग दुनिया देखता है जितना कि ये सोच नहीं सकता था। ये जो दुनिया थी धुंध से भरी हुई थी और यहाँ पर काफी सिनिस्टर और ग्रोइश कोल्डिश हो रहा थी, और जू मानो एक बड़े से दिमाग के अंदर था। और बहुत सारी आवाजें आ रही थी कि अरे एक और आ चुका है। तो एक आवाज आती, चुप रहो नहीं तो वो डर के भाग जाएगा। बहुत सारे मतलब ये समझ लो डीमन थे या जो भी थे। तो एक बोलता है कि मेरे से पैक्ट बना लो, तुम्हें डीमोनेटाइजेशन सीखना है, तुम्हें एक ही काम करना है, तुम्हें अपनी मेमोरीज मुझे देनी पड़ेगी, अगर वो ठीक ठाक है तो मैं तुम्हारे साथ पैक्ट बना लूंगा। ऐसे बहुत सारे चीजें जू के कान में एंटर करते। अब इस प्रकार के एनलाइटनमेंट में ये पहली बार मतलब आया था, पार्टिसिपेट कर रहा था। एक आवाज आती कि अरे वो झूठ बोल रहे हैं, बस तुम्हें खाना चाहते हैं, क्यों ना तुम मेरे साथ पैक्ट बना लो, बस मुझे टच कर लो। बस छोटा सा तुम्हारा एक दिमाग का याददाश्त का हिस्सा चाहता हूँ। ऐसा एक दूसरे को ये बोलते थे, दूसरा फिर एक बोलता है यार ये झूठ बोल रहा है। बेसिकली ये ब्रेन के नर्व्स थे, जैसे शरीर में मतलब खोपड़ी में जो नसें होती है, लेकिन वो पेड़ के ऐसा बोल सकते हो ना तने के समान दिख रहे थे जो कि जू से बात कर रहे थे। इन्हें ब्रेन ट्री भी आप बोल सकते हो। अब जू को याद आता है कि जब ये एंटर कर रहा था आवाज ने इसको क्या बोला था कि वो एक छोटी सी दुनिया है, तुम्हें पैक्ट तो बनाना पड़ेगा अगर डीमोनाइजेशन आर्ट तुम्हें सीखना है तो। और उसके लिए जो बहुत सारे ट्रीज जैसे दिख रहे हैं उन्हें तुम्हें अपना थोड़ा सा ना मेमोरी देना पड़ेगा, और फिर अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो तुम्हारे साथ पैक्ट बना देगा। जो सोचता है कौन सा अपना मतलब मेमोरी दूं मैं, देखते जो सबसे बड़ा जो ब्रेन दिख रहा था ना उसका हिस्सा, ये उसकी तरफ देखता कि मैं तुम्हें पिक करता हूँ, और फिर वो भी अपना हाथ ऐसे आगे बढ़ाता है ट्री की ओर और जो उसको टच कर देता। फिर वो पूछता तुम अपना कौन सा मेमोरी दे रहे हो? तुरंत ही ना एक लालच भरी हो रहा इसके माइंड में एंटर करने लगती है। जो की आंखें एकदम कोल्ड हो जाती और जो बोलता है मैं तुम्हें वो मेमोरी देता हूँ जो मैं D132 में जागता था तब।
जो कि मुझे खुद भी याद नहीं है। देखते हैं क्या तुम उसे हासिल कर पाते हो, एन्जॉय करो। और जैसे ज़ू बोलता है ना, क्योंकि वो तो इसकी मेमोरी को खाना चाहता था, तो वो जो पूरा ब्रेन था ना भाई, पूरा हिलने लगता है। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।